नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाले का, सेट स्क्वायर के बारे में। तो पहली चीज़ तो ये याद रखो, ये त्रिभुजाकार शेप का होता है। सेट स्क्वायर कैसा होता है? त्रिभुजाकार शेप का होता है, ठीक है। इसके बाद ये लकड़ी, टिन और पारदर्शी सेल्यूलोड या प्लास्टिक का बना होता है। किस से बनता है ये? लकड़ी का भी होता है, टिन का भी होता है और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या सेल्यूलोड का बना होता है। और ये संख्या में 2 होते हैं, ठीक है। सेट स्क्वायर 2 होते हैं और प्रत्येक का एक कोना 90 डिग्री का होता है, ठीक है। देख लो यहाँ नीचे, यहाँ देखो ये इसका 90 डिग्री है, ये यहाँ पे 1 डिग्री 90 डिग्री है। तो 2 ही सेट स्क्वायर होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कौन सा वाला, 30-60 वाला, एक 45-45 वाला। ये 30-60 90, 45-45 90, ठीक है। तो 30-60 वाला और 45-45 वाला 2 सेट स्क्वायर होते हैं। याद रखना, जो तो 30-60 वाला है ना, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर या 2500 mm, बात ही की है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और 45-45 छोटा होता है, तो ये 20 सेंटीमीटर लंबा होगा मात्र, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर लंबा, ये 25 सेंटीमीटर लंबा। सेट स्क्वायर का यूज सभी सीधी रेखाएं खींचने में करते हैं। पहले पॉइंट समझ में आया? सेट स्क्वायर यूज कहाँ पे करते हैं? सभी सीधी रेखाएं खींचने में। इससे पैरेलल लाइंस प्लस परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक, प्लस वर्टिकल लाइंस और इंक्लाइंड लाइंस किसी भी एंगल पर खींच सकते हैं। आई बात समझ? देखो, सेट स्क्वायर से सभी सीधी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। सीधी कैसी? पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, वर्टिकल लाइंस और इंक्लाइंड लाइंस किसी भी एंगल पर। आई बात समझ? ये खींच सकते हैं। इससे हॉरिजॉन्टल, ये याद रखना बस, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते, बस इसमें याद रखना। सेट स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते, बाकी हर तरह की लाइन खींच सकते हैं। वही बताया ना कि परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं, तो लंबवत रेखाएं खींच सकते हैं 36 से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर, ठीक है। अगर पूछे कि सेट स्क्वायर के द्वारा लंबवत रेखाएं कितने एंगल पर खींच सकते हैं? 30, 60 और 90 पर। नेक्स्ट, और सेट स्क्वायर से हर वो एंगल खींच सकते हैं जो 15 के पहाड़े में आता है। मतलब जो संख्या 15 से कट जाए ना, जो 15 का फैक्टर होता है, वो सारे एंगल आप सेट स्क्वायर से खींच सकते हैं। जैसे जो 15 गुणज में आता है, जैसे 15 दूनी 30, 45, 50, तो जो संख्या 15 से कट जाए, ठीक है, जो संख्या 15 से कट जाए उस हर एंगल को हम सेट स्क्वायर से खींच सकते हैं। इसका मतलब है कि 15 डिग्री का एंगल हम सेट स्क्वायर से बना सकते हैं, 30 का बना सकते हैं, 45 का कर सकते हैं, इस तरह से। और सेट स्क्वायर की हेल्प से लाइन खींची जा सकती हैं डिग्री के गुणज में। क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया है, सेट स्क्वायर की हेल्प से लाइन खींची जा सकती हैं कितने डिग्री के गुणज में? तो 15 डिग्री के गुणज में, ठीक है। 15 डिग्री गुणज में सेट स्क्वायर से लाइन खींची जा सकती हैं। अब देखो आगे क्या करा है। 30, ये समझना तुम, 30, 45, 60 और 90 का एंगल सिर्फ एक सेट स्क्वायर की हेल्प से बनाया जा सकता है। सिंपल भाई, ये कह रहा है 30 डिग्री का एंगल। देखो, एक तो हमारे पास होता है ये वाला जो 30 और 60 वाला है, जो 90 हो गई। एक होता है हमारे पास सेट स्क्वायर कैसा, जो 45 और 90 वाला, 2 होते हैं। अब इसमें से हम इस पे एक की हेल्प से 45 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, एक की हेल्प से 30 का बना सकते हैं, एक की हेल्प से 60 का बना सकते हैं। 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक कहना चाह रहा है। तो 30, 45, 60, 90 का एंगल सिर्फ एक सेट स्क्वायर की हेल्प से बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन से कब बनता है। तो देखो, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105, 120, इस तरह का कोई एंगल आता है तो वहाँ पर 2 सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ? क्योंकि जो तो हमको साफ दिख रहा है ना, 30 का हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास होता है, 45 का हमारे पास सेट स्क्वायर है, 60 का भी सेट स्क्वायर है, 90 का सेट स्क्वायर है। ये तो हम लोग साफ एंगल दिखते हैं ना। लेकिन जो दिखते नहीं है एंगल साफ उसमें, तो वो तो ये से 15 हो गया, 75 हो गया, 2 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये 105 हो गया, 120, ये एंगल जो है 2 सेट स्क्वायर से बनते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, पैरेलल लाइंस अभी पढ़े हैं, किससे बनते हैं? सेट स्क्वायर से बनता है, ठीक है। और मिनी ड्राफ्टर से भी बन जाता है और टी स्क्वायर से भी बन जाता है। नेक्स्ट, सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से कभी कभी टेढ़ी हो जाती है। इसका सेट स्क्वायर पर प्रभाव क्या पड़ेगा? कोणों में अंतर उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही गर्मी बहुत तेज होती है तो सेट स्क्वायर की जो भुजाएं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिससे कोण में अंतर आ जाता है। अब देखो, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो एंगल सीधी रेखा पर 180 अंश का बनता है,
उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। एक आदर्श ट्रायंगल के सभी कोण इक्वल होते हैं, रट लेना। एक आदर्श त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है हॉरिजेंटल पैरेलल लाइंस। हॉरिजेंटल पैरेलल लाइंस किसके द्वारा खींच सकते हैं? टी स्क्वायर के द्वारा। सेट स्क्वायर मत लगाना, वो मैंने पहले बोला है, सेट स्क्वायर की हेल्प से कभी भी हॉरिजेंटल का नहीं खींच सकते, ठीक है। हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन सिर्फ टी स्क्वायर से खींच सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये दे रखा है हमारे पास, एक सेट स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक, और एक सेट स्क्वायर जो है ऐसे, ये है। अब यहाँ पे दे रखा है 45, कितना? 45, और यहाँ पे दे रखा है 30। इसका एंगल पूछा है, ये बताया था मैंने, पूरा पूरा 180 का होता है कि नहीं होता है, तो 180 में से घटा देंगे कितना? 45 + 30 को, आंसर आ जाएगा हमारा 105, ठीक। अब इसको देखो, यहाँ पर ये पहचानो कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये इसकी वैल्यू पूछी है, क्या होगी? यहाँ पे दे रखा है 30 का, ये 90 है। ओके, दिमाग लगाओ, कौन सा सेट स्क्वायर बन गया ये? 30-60 वाला, 30 और 60 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि ये 30-60 वाला सेट स्क्वायर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत आसान है। देखो 30-60 सेट स्क्वायर हो गया, अब यहाँ 30 है तो यहाँ कितना बचा? 180 में 30 घटा देंगे, 150 आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ देखो 45 सेट स्क्वायर है, तो 45 यहाँ दे रखा है, ये पूछा है, तो 180 में से कितना घट जाएंगे? ये देखो दोनों दे रखे हैं, 30 का, ये 90 का, मतलब 30-60 का होगा ये, मतलब 90 यहाँ पे तो 45-45 का हो गया, 45-45 वाला, तो भाई 30 + 90 - 180 आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये 45 का है, ये 90 है, ये 60, 30-60 वाला ये है, और 45 वाला ये है। ध्यान दो, देखो 45 और 180 में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे ये 60 का, ये 60-30 वाला है, ये 45 वाला है, तो 60-45 घटा देंगे 180 में से। जैसे यहाँ पे देखो, ये 90 दिया है, यहाँ पे 30 दिया है। जब यहाँ पे 30 दे दिया तो इसका मतलब ये 60 हो जाएगा। एक अब ये 45 यहाँ पे 90 दे रखा है, तो ये अपने आप 45-45 का हो गया, नहीं हो जाएगा भाई? जब ये वाला सेट उसका 30-60 वाला है, तो ये ऑटोमेटिक 45-45 वाला होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 45 दे रखी है, तो 180 में 45 कितना बचा? 135। नेक्स्ट, अब हो जाएंगे सारे, वो वैसे ही क्वेश्चन सारे हैं। देखो देखो, अब पढ़ेंगे टी स्क्वायर के बारे में। इसमें 2 भाग होते हैं, टी स्क्वायर में 2 भाग होते हैं। एक होता है लंबी पट्टी, जिसे ब्लेड कहते हैं, ये वाला लंबी, देखो टी स्क्वायर ये होता है, लंबी पट्टी से बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लेड, BLADE ब्लेड। इसको क्या बोलते हैं पता है? हेड या स्टॉक। और याद रखना, इसके ऊपर ही काली सी पट्टी बना देते हैं ब्लेड के ऊपर, इसे वर्किंग एज बोलते हैं। और याद रखना, हेड और ब्लेड दोनों ही 90 डिग्री पर जुड़े रहते हैं। देखो अब पढ़ते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, एक लंबी पट्टी जिसे ब्लेड कहते हैं, और एक छोटी पट्टी जिसे हेड कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ब्लेड के ऊपरी किनारे पर एक एबोनी या प्लास्टिक का टुकड़ा लगा फिट किया जाता है। देखो यहाँ दिख रहा काला काला सा, देखो ये हमारे पास हेड हो गया, ये ब्लेड हो गया। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पर एक काला सा टुकड़ा लगा देते हैं, एबोनी एज बोलते हैं उसको, एबोनी एज या वर्किंग एज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जिससे वर्किंग एज बनता है। अब टी स्क्वायर हेड वाला हिस्सा एबोनी एज से जोड़ते हैं। पर टी स्क्वायर का जो हेड वाला हिस्सा है ना, उसको एबोनी एज से जोड़ देते हैं, जुड़ा तो है। नेक्स्ट, हेड से ब्लेड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर जुड़ा रहता है। टी स्क्वायर से मुख्य रूप से हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। अब देखो मैनुअल ड्राइंग में, जो हाथ की ड्राइंग होती है, जो मैनुअल ड्राइंग में टी स्क्वायर का यूज हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइंस खींचने के लिए करते हैं। भाई मैनुअल हाथ से आप ड्राइंग बना रहे हो, तो टी स्क्वायर के यूज से क्या कर सकते हैं हम? हॉरिजॉन्टल भी खींच सकते हैं और वर्टिकल का भी खींच सकते हैं, ठीक है। ब्लेड को वर्किंग एज कहते हैं, बिल्कुल सही है, ब्लेड को वर्किंग एज ही कहा जाता है। टी स्क्वायर की लंबाई ड्राइंग बोर्ड की लंबाई के बराबर होती है। टी स्क्वायर की लंबाई ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है। टी स्क्वायर 2 प्रकार के मटेरियल का बना होता है, एक तो सागौन टिक लकड़ी का, दूसरा प्लास्टिक के सेलुलोड का। सेट स्क्वायर की हेल्प से विभिन्न कोण को खींचने के लिए टी स्क्वायर का यूज़ करते हैं, आधार के रूप में करते हैं। सही बात है भाई, कह रहा है सेट स्क्वायर की हेल्प से विभिन्न कोणों को खींचने के लिए टी स्क्वायर का यूज आधार के रूप में करते हैं, ठीक है ना। अगर आप सेट स्क्वायर की हेल्प से कोण एंगल बना रहे हो, तो वहाँ पर टी स्क्वायर जो है वो एक तरह से बेस के रूप में कार्य करेगा। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट, ड्राइंग बोर्ड का कौन सा भाग
टी स्क्वायर का मार्गदर्शन करता है। तो इबोनी है वो ड्राइंग बोर्ड, जो ड्राइंग बोर्ड देखा है, ड्राइंग बोर्ड सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पढ़ते हैं हम। तो ड्राइंग बोर्ड का जो है इबोनी एज जो है ना, वो टी स्क्वायर के लिए एक तरह से मार्गदर्शन करता है। टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड पर स्लाइड करने के लिए कहाँ लगाते हैं? इबोनी पर। अब टी स्क्वायर का साइज़ देख लो, लेंथ साइज मतलब भाई टी स्क्वायर जो है ना, ये टी स्क्वायर है, इसके साइज़ को किससे स्पेसिफाई करते हैं? उसकी ब्लेड की लंबाई से। इसके बारे में बात करें, इसका साइज है लेंथ ऑफ ब्लेड। टी स्क्वायर का साइज लेंथ ऑफ ब्लेड से हम डिसाइड करते हैं। लंबा ब्लेड होगा, देखो T0 4 प्रकार का टी स्क्वायर होता है, T0, T1, T2, T3। तो 1500, 1000, 700 और 500। 1500, 1000, 700, 500। अब पढ़ेंगे कंपास, प्रकार जिसे बोलते हैं। कंपास से प्रकार का प्रयोग वृत्त और चाप बनाने के लिए किया जाता है। भाई देखा होगा ना प्रकार तुमने, ऐसी होती प्रकार है, ऐसे करके प्रकार होती है। इसका प्रयोग क्या करते हैं? या तो चाप बनाने के लिए या वृत्त बनाने के लिए करते हैं। कंपास के 3 प्रकार होते हैं। कंपास 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्मॉल बो कंपास, छोटा धनुष प्रकार का। दूसरा लार्ज साइज, बड़े साइज का लेंथनिंग बार कंपास बोलते हैं। और तीसरा होता है बीम कंपास। देखो छोटा कंपास देखते हैं, स्मॉल बो कंपास। इसका यूज छोटे व्यास के वृत्त और चाप बनाने के लिए आसानी से करते हैं। इससे 25 mm की त्रिज्या तक का वृत्त खींच सकते हैं। भाई क्वेश्चन पूछे कि स्मॉल बो कंपास या छोटा धनुष कंपास जो है वो कितने त्रिज्या तक का वृत्त खींच सकता है? 25 mm से 25 mm तक। और लार्ज साइज कंपास, जिसको लेंथनिंग बार कंपास कहते हैं, ये 25 से लेकर 120 mm त्रिज्या का वृत्त खींच सकता है। और तीसरा है बीम कंपास, इसकी त्रिज्या जो है ये 120 mm से अधिक त्रिज्या का वृत्त खींच सकता है। अब देखो कंपास के पैरों को सीधा रखकर कितना बड़ा वृत्त खींच सकते हैं? 120 mm। बड़े त्रिज्या वाले वृत्त बनाने के लिए किस उपकरण का यूज़ करते हैं? तो लंबा करने वाला बार कंपास। रट लो, बड़े त्रिज्या का वृत्त बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? लंबा करने वाला बार कंपास। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट 150 mm से अधिक की त्रिज्या वाला वृत्त आपको बनाना है, तो उसके लिए बीम कंपास का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं चांदा के बारे में, प्रोटेक्टर के बारे में। वो चांदा ये वैसे होता है, ये वाला चांदा, एक होता है गोल चांदा, दो होता है। देखो यह सेमी सर्कल और सर्कल में उपलब्ध पारदर्शी सेलुलर प्लास्टिक का बना होता है। चांदा देखा होगा ना, ऐसे गोल करके चांदा होता है, एक सर्कल दो टाइप में, एक अर्ध सर्कल, हाफ सर्कल, ठीक है। प्रोटेक्टर इसी को बोलते हैं। तो प्रोटेक्टर का यूज़ उन कोणों को मापने के लिए करते हैं जिन्हें सेट स्क्वायर से प्राप्त नहीं कर सकते। भाई जिस एंगल को आप सेट स्क्वायर से नहीं नाप सकते ना, उसको प्रोटेक्टर से माप सकते हैं। देखो 2 प्रकार का होता है ये, एक हार्ड प्रोटेक्टर, एक फ्री प्रोटेक्टर, ठीक है। अर्धवृत्ताकार कोण मापक, पूर्ण वृत्ताकार कोण मापक। अर्धवृत्ताकार जो है 0 से लेकर 180 अंश तक एंगल मापता है, और फुल वाला 0 से 360 तक। प्रोटेक्टर के बेस की लंबाई 100 mm होती है। ये देखो ये बेस, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई, यहाँ पे एंगल बने रहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई 100 mm होती है, 100। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चांदा या प्रोटेक्टर से कितने एंगल तक कोण बना सकते हैं, तो 0 से 360 तक। देखो चांदा के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करता है? इसका यूज़ कोण मापने और कोण खींचने के लिए करते हैं। अर्धवृत्ताकार कोण मापक की परिधि पर अंकित चिन्हों में प्रत्येक 10 डिग्री पर बने चिन्हों को 1 से 10 भागों में बांटा जाता है। देखो ये अर्धवृत्ताकार बना हुआ है, मान लो, ठीक है। अब यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 10, हर 10 के बाद इनको बांटा जाता है। देखिए अर्धवृत्ताकार कोण मापक की परिधि पर अंकित चिन्हों में प्रत्येक 10 डिग्री पर बने चिन्हों को 1 से 10 भागों में बांटा जाता है। प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण माप सकते हैं? इसका लिस्ट काउंट क्या होता है प्रोटेक्टर का? इसका होता है 1 डिग्री तक। कौन सा कार्य प्रोटेक्टर से किया जा सकता है? तो कोण मापना, कोण बनाना, कोण खींचना, ठीक। वृत्त को विभाजित कर सेक्टर बनाना, ये भी याद रखना। जो प्रोटेक्टर होता है ना, वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बना देता है इसके। कौन सा उपकरण कोण मापने में यूज होता है? तो प्रोटेक्टर। चांदा, इससे भाई चांदे से ना आप कोई भी एंगल बना सकते हैं, कोई भी एंगल।
सेट स्क्वायर से केवल 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75 ये माप सकते हैं आप बस। जो 15 से कट जाए संख्या वही आप सेट स्क्वायर की हेल्प से बना सकते हो कोण। लेकिन प्रोट्रैक्टर से ऐसा नहीं है, प्रोट्रैक्टर से आप कोई भी एंगल बना सकते हैं। बाकी मिनी ड्राफ्टर तो इससे क्या करते हैं भाई, कोणीय रेखा खींच सकते हैं, समांतर मतलब पैरेलल रेखा खींच सकते हैं और लंबवत रेखा खींच सकते हैं। इन सब में काम होता है इसका। मिनी ड्राफ्टर वृत्त नहीं बना सकता, लेकिन मैनुअल ड्राइंग में मिनी ड्राफ्टर सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर और चांदा और स्केल के सब के काम कर देता है भाई। मिनी ड्राफ्टर जो है मैनुअली अगर ड्राइंग में काम कर रहे हो तो मिनी ड्राफ्टर जो है सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर और चांदा और स्केल इन सब के काम कर सकता है। या मिनी ड्राफ्टर से वृत्त नहीं बना सकते। मिनी ड्राफ्टर देखो, मिनी ड्राफ्टर के एक पैटर्न के नाम को पेंटाग्राफ कहते हैं। मिनी ड्राफ्टर के एक जो पैटर्न होता है उसके नाम को क्या कहते हैं, पेंटाग्राफ। या ऊपरी बाईं ओर आलेखन बोर्ड के किनारे पर लगाया जाता है। मिनी ड्राफ्टर कहाँ लगाते हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ लगाते हैं, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाओं के बीच की जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, देखो चित्र में दिख रहा होगा। मिनी ड्राफ्टर कंपास और फ्रेंच कर्व के रूप में कार्य नहीं कर सकता। मिनी ड्राफ्टर कंपास का काम नहीं करता और फ्रेंच कर्व का काम नहीं करता। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। पैरेलल लाइंस किसके द्वारा खींच सकते हैं, तो सेट स्क्वायर से भी खींच सकते हैं, टी स्क्वायर से भी खींच सकते हैं और मिनी ड्राफ्टर से भी खींच सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी खींच सकते हैं। 3 प्रकार का मिनी ड्राफ्टर होता है। एक होता है 3 प्रकार का मिनी ड्राफ्टर होता है। आगे देखो, ड्राइंग में बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्य पूरा करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए जो ड्राफ्टिंग मशीन होती है वो मिनी ड्राफ्टर होता है। मिनी ड्राफ्टर से चांदा में कितने डिग्री तक का एंगल होता है। मिनी ड्राफ्टर में चांदा लगा रहता है, चांदा वो 360 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, पैरेलल लाइंस हैं और किसी भी एंगल पर आप लाइट खींचना चाहते हो तो वहाँ पर मिनी ड्राफ्टर यूज़ कर सकते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और पैरेलल लाइन, ठीक। और किसी भी एंगल पर अगर आपको लाइन खींचनी है तो वहाँ पर मिनी ड्राफ्टर यूज़ करते हैं। ए ड्राफ्टर हेल्प्स टू मेक, रिपीट हो रहा है बार बार, कि ड्राफ्टर के द्वारा क्या पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं और किसी भी एंगल पर लाइन खींच सकते हैं। इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस एट एनी एंगल, तो आगे ना किसी भी एंगल पर आपको पैरेलल लाइंस खींचनी हो या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी हो तो मिनी ड्राफ्टर का यूज़ या किलोग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। या देखो, मिनी ड्राफ्टर सभी उद्देश्यों को पूरा करता है सिवाय कंपास के। मिनी ड्राफ्टर कंपास का और फ्रेंच कर्व का काम नहीं करता। मिनी ड्राफ्टर आर यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड लाइंस ऑन द शीट विद सेविंग टाइम। आसान है। अब ये चित्र देखो, इस चित्र को समझना ध्यान से। देखो ये जो रेखा है ना, ये वाली, ये पाइप, इनको बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम बार लिंकेज। क्या बोलते हैं, ये बार है ना, छड़े हैं एक तरह से, लिंकेज हैं, कड़ियाँ हैं ये, तो पैरेललोग्राम बार लिंकेज बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं फिक्सिंग क्लैंप विद स्क्रू। ये क्लैंप है जिसमें स्क्रू लगा हुआ है तो बोलते हैं फिक्सिंग क्लैंप विद स्क्रू, रट लेना इनको। और यहाँ जब इधर आ जाओगे इसको बोलते हैं पिवोट प्लेट, ठीक। इसके बाद ये भी बार्स हैं, लिंकेज हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम। इसके बाद ये देखो अंदर का जो ये बना हुआ ना, अंदर वाला ये, इसमें जो अंदर ये पिच लगा हुआ है इसे बोलते हैं लॉकिंग नॉब। क्या बोलते हैं, लॉकिंग नॉब। और इस प्लेट को, अंदर वाली को, इंडेक्स प्लेट, जो इंडेक्स त्रिभुजाकार प्लेट अंदर लगी है ना, इसको इंडेक्स प्लेट बोलते हैं। और बाहर वाला जो चांदा है, ये चांदा, इसे बोलते हैं प्रोटेक्टर, चांदा हेड। इसके बाद ये ब्लेड है, ये ब्लेड, ये ब्लेड, ठीक है। और यह स्केल वर्क बोलते हैं इसको, स्केल, ठीक है। डिवाइडर, जो डिवाइड करने वाला का प्रकार बोलते हैं। देखो यह विभाजक कंपास के समान होता है। डिवाइडर क्या होता है, विभाजक कंपास के समान, और वर्गाकार, चपटा और गोल रूप में बनाया जाता है। घुमावदार या सीधी रेखा को बराबर भागों में बांटता है ये। घुमावदार या सीधी, जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये घुमावदार रेखा है, सीधी रेखा इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो घुमावदार या सीधी रेखा को डिवाइड करने का काम करता है।
आरेखण मतलब ड्राइंग के एक आरेखण के एक भाग से दूसरे भाग में डायमेंशंस को स्थानांतरित करता है। ठीक है, डायमेंशंस को सेट करके रेखा चित्र का पैमाना बनाता है। दोनों का याद रखना। डिवाइडर क्या करता है, आरेखण के एक भाग से दूसरे भाग में डायमेंशंस को क्या करता है, स्थानांतरित करता है, और डायमेंशंस को सेट करके रेखा चित्रों का पैमाना बनाया जाता है। और दोनों साइड नुकीली होती है इसकी डिवाइडर की। 0 से 25 mm तक की लाइन डिवाइड किया जाता है, उसे बोलते हैं स्मॉल डिवाइडर। छोटा डिवाइडर या छोटा प्रकार क्या होता है, जो 0 से 25 mm तक लाइनों को डिवाइड करते हैं। 25 से 120 mm तक की लंबी लाइन को डिवाइड करने वाला कौन सा होता है, वो लार्ज साइज का डिवाइडर। कंपास का यूज़ जानते हो कहाँ पे होता है, कंपास का यूज़ करते हैं वृत्त बनाने के लिए और चाप बनाने के लिए, और डिवाइडर का सीधी रेखा को इक्वली पार्ट में डिवाइड करने के लिए। डिवाइडर सर्कल ड्रॉ नहीं करता, डिवाइडर सर्कल ड्रॉ नहीं करता, वो डिवाइड करने का काम करता है। ड्राइंग शीट को सेट करने में यूज नहीं होता डिवाइडर। ठीक है, आई थिंक फ्रेंच कर्व ऐसा होता है टेढ़ा मेढ़ा सा, देख लो। ठीक है, तो इसे फ्रांसीसी वक्र कहते हैं। तो फ्रांसीसी वक्र एक घुमावदार रूलर होता है, रूलर। इसका यूज अनियमित वक्र बनाने के लिए करते हैं, जो न तो वृत्त होता है और ना ही कोई वृत्ताकार चाप होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये लकड़ी का, प्लास्टिक का, सेल्यूलोड का बनता है। ठीक है, ये आमतौर पर 6, 12, 16 ETC के सेट में होते हैं। फ्रेंच कर्व 6 के सेट में होगा या 12 के सेट में या 16 के सेट में। ठीक है, इससे स्मूथ कर्व बना सकते हैं, स्मूथ कर्व। फ्रेंच कर्व उन वक्रों को खींचता है जो गोलाकार नहीं होते हैं। मिनी ड्राफ्टर में क्या नहीं होता, फ्रेंच कर्व नहीं होता। फ्रेंच कर्व से लार्ज सर्कल और इलिप्स खींच सकते हैं आप। लार्ज सर्कल खींचना हो, इलिप्स खींचना हो, फ्रेंच कर्व पर। अब आ गया फास्टनर। ठीक है, फास्टनर हमेशा चिपकाने का काम करता है। ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये इसको क्या क्या बोलते हैं, थंब पिन। भाई थंब पिन भी एक तरह से फास्टनर होता है, अंगूठी से दबा के पिन को गाड़ देते हैं। टेप, ठीक है, टेप हो गया, सेलो टेप। फोल्ड बैक भी फास्टनर होता है। ठीक है, गैप स्प्रिंग और क्लिप्स। नेक्स्ट स्टेंसिल। स्टेंसिल देखी होगी आपने, इसमें ABCD 1 2 3 4 5 6 अक्षर बने रहते हैं बड़े बड़े, इसमें पेंसिल घुसा के बना ड्राइंग करते हैं। तो स्टेंसिल इज ए थिन फ्लैट पीसेस ऑफ सेलुलोइड। ये फ्लैट पतली एक सेलुलोइड की परत होती है जिस पर लेटर लिखे रहते हैं, टू राइट्स लेटर्स एंड नंबर्स, जिसमें हम लेटर नंबर लिखे रहते हैं, उसमें पेंसिल घुसा के हम लिखते हैं उसको। दिस हेल्प्स द ड्राफ्टमैन टू राइट नीटली एंड यूनिफॉर्मली एंड एट फास्टनर रेट। अगर आपको शीघ्रता से समय की बचत करते हुए जल्दी जल्दी अक्षरों को लिखना है तो वहाँ पर स्टेंसिल का प्रयोग करते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, इसमें सिंबल्स होते हैं, त्रिभुज, इसमें सारे मैथमेटिकल चिन्ह मिलेंगे आपको, त्रिभुज, वर्ग, गोला, शंकु, आयत, ठीक है, बेलन, ये सब सिंबल्स होते हैं इसमें सिंबल्स होते हैं टेम्पलेट में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो क्या होता है, देखो, वृत्त, चाप, दीर्घवृत्त, वर्ग, त्रिकोण, बहुभुज बनाने के लिए टेम्पलेट का यूज करते हैं। इसके अलावा विभिन्न इंजीनियरिंग संख्याओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है प्रतीक रूप में। ठीक है, तो वास्तुकला, यांत्रिकी, विद्युत आदि का टेम्पलेट के रूप में यूज किया जाता है। इरेजिंग शील्ड क्या होता है, मिटाने वाला। किसी रेखा के किसी भाग या अन्य रेखाओं के बीच कुछ रेखाओं को मिटाने के लिए इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उसके आसपास की रेखा मिटती नहीं है, जिसको चाहते हैं वही मिटता है बस, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं इरेजिंग शील्ड का। ठीक है, ये थिन मेटालिक शीट होती है। रेगमाल क्या होता है, इसे बोलते हैं सैंड पेपर। तो पेंसिल की नोक को बारीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, रेगमाल का, सैंड पेपर का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्केल। स्केल क्या है, स्केल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, फ्लैट या बेवल्ड एज का या ट्रायंगुलर एज। स्केल 3 प्रकार का क्रॉस सेक्शन होता है स्केल का। स्केल का क्रॉस सेक्शन 3 प्रकार का, फ्लैट स्केल होता है, बेवल्ड एज का स्केल होता है और ट्रायंगुलर एज का स्केल होता है। अब 15 सेंटीमीटर लंबा जो स्केल होता है ना, वो 2 सेंटीमीटर चौड़ा। देखो, 15 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा स्केल होता है। एक होता है 30 सेंटीमीटर लंबा, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा वाला। 2 स्केल होते हैं, स्केल 2 होते हैं, एक 15 सेंटीमीटर लंबा जो 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, एक 30 सेंटीमीटर लंबा जो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब देखो, पहला है थिक फ्लैट स्केल।
मोटा होता है ये, तो मतलब थिक फ्लैट स्केल जो मोटा के स्थान पर, क्या लिखा है यार, अच्छा थिक माने मोटा होता है। तो ये कह रहा है नोट के रूप में कि थिक फ्लैट स्केल के स्थान पर हम थिन सेक्शन वाला और बेवल्ड एज का स्केल यूज़ करते हैं। पूछे कि थिक फ्लैट की जगह पर कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, बेवल्ड एज वाला या वो कौन सा है जो थिन सेक्शन वाला। ठीक, ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल यूज़ किए थे, अगर लंबाई पूछ ले किस लंबाई का स्केल यूज़ करते हैं, तो 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वाला। मोटे स्केल पर पैरेलैक्स एरर आती है, इस एरर को कम करने के लिए ट्रैप्ड एज या बेवल्ड एज का स्केल यूज़ करते हैं। भाई मोटा स्केल क्यों यूज नहीं करते, उसमें पैरेलैक्स एरर आ जाती है, इसीलिए उसको कम करने के लिए हम ट्रैप्ड एज वाला या बेवल्ड एज वाला स्केल यूज़ करते हैं, थिन वाला। ठीक है, स्केल के द्वारा किसी वस्तु की ड्राइंग उसकी माप के बराबर, बड़ा, छोटा अनुपात में बनाया जा सकता है। भाई स्केल से क्या कर सकते हैं, किसी भी आकृति छोटा बड़ा करके बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वही चीज़ है स्केल। अब RF क्या होता है, RF स्केल को सर्टिफाइड किसके द्वारा किया जाता है, BIS के द्वारा। ठीक है, RF का फुल फॉर्म होता है ड्राइंग पर ली गई माप और वास्तविक माप। फुल साइज स्केल क्या होता है, फुल साइज स्केल यदि वस्तु की वास्तविक मापों को ही, यदि वस्तु की जो एक्चुअल डायमेंशन है उसी को ही उसमें लिया जा रहा है। मान लो 10 सेंटीमीटर की वस्तु है, 10 सेंटीमीटर की वस्तु बनाई जा सकती है, तो वस्तु की वास्तविक मापों को ही उसकी ड्राइंग में यूज किया जाता है, तो उसे फुल साइज स्केल कहते हैं। यहाँ पर RF जो होता है 1:1 रहता है। ठीक, और रिड्यूस स्केल क्या होता है, यदि कोई बड़ी वस्तु है जैसे भवन, मकान, मशीन, तो इसको ड्राइंग बनाने के लिए उसको हम साइज को कम करते हैं, छोटा करके बनाते हैं, तो उसी रिड्यूस स्केल कहते हैं। इसके RF हमेशा 1 से कम रहती है, जैसे 1 मीटर की वस्तु को 1 सेंटीमीटर से दर्शाया जा रहा है, छोटे को बड़े, बड़े को छोटा करके। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है 1:2 और 1:10। पहले इसको देखेंगे उठा के, 1/2 को जब 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.5, और ये हमेशा 1 से छोटा है। ठीक है, जो वैल्यू 1 से छोटी आती है वो हमारा रिड्यूस स्केल होता है। ठीक है ना, क्या होता है, रिड्यूस स्केल होता है, क्योंकि रिड्यूस स्केल की पहचान क्या होती है, RF हमेशा 1 से कम रहती है। हमारे RF कितनी है, 0.5। दोबारा देखो, इसको देखो 1/10 है। ठीक है, इसका इसमें भाग देंगे तो पता कितना आएगा, 0.1। अब ये 1 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब जो हमारी RF हमेशा, जिससे ये हमारी RF होती है एक, इससे RF जो हमारी, सॉरी ये हमारा 1 है, इससे ये कम आ रहा है RF। जब RF 1 से कम होती है तो रिड्यूस स्केल होता है। अगर ये नहीं समझ पा रहे तो ये समझ लो, रिड्यूस स्केल की पहचान क्या होती है, नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी रहेगी, ऊपर छोटा। जैसे देखो 1 ऊपर छोटा है, नीचे 2 बड़ा है, 1 ऊपर छोटा है, 10 बड़ा है, तो नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, समझ लो वो हमारा रिड्यूस स्केल होता है। इसी अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पे दे रखा है 1:2, नीचे बट्टा 2 आ गया, 2 कैसा है, बड़ा है ना, रिड्यूस स्केल हो जाएगा। और करके देख लो, 2 से भाग लगाओ 10 में, देखो 1/2 है ना, भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ गई तो 0.5 आ गया। तो 0.5 हमेशा 1 से कैसा छोटा है, छोटा है तो ये रिड्यूस स्केल हो जाएगा। जो वैल्यू 1 से कम होती है रिड्यूस स्केल होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो दे रखा है 1:1। ये तो देखो, ये तो फुल साइज स्केल हो जाएगा, फुल साइज। ये है इनलार्ज स्केल और ये रिड्यूस स्केल। क्यों, नीचे वाली संख्या बड़ी है, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या बड़ी है। 50/1 करेंगे तो ऊपर वाली बड़ी होगी ना, ये इनलार्ज स्केल हो जाएगा। अब देखो इंक्रीजिंग स्केल क्या है, इनलार्ज स्केल क्या होता है, इसमें RF हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होती है। अब देखो इंक्रीज स्केल या इनलार्ज स्केल क्या होता है, यदि वस्तु इतनी छोटी हो, ठीक है, जिसका पॉसिबल ही नहीं बना सकें स्क्रीन पर, उस पर ड्राइंग पर चित्र, तो उसको बड़ा करके बनाते हैं। जैसे मतलब घड़ी के पुर्जे हो गए, वो छोटे छोटे होते हैं, तब पैमानों को बड़ा करके बनाया जाता है ड्राइंग, तो उसे इनलार्ज स्केल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है 1 mm को 1 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। बिल्कुल सही है, ये हमारा इनलार्ज स्केल हो गया, क्योंकि 1 mm छोटी वस्तु है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे तब तो दिखेगा, तो 1 सेंटीमीटर बदलेंगे, तो इसको इनलार्जिंग या इंक्रीजिंग स्केल कहते हैं। ऑप्शन देखो 2:1, 5:1, 10:1 है कि नहीं। अब इनको तुम लिखोगे तो 2:1, 5/1 और 10/1, ऊपर वाली संख्या क्या बड़ी है। जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो जाती है तो हमारा कौन सा स्केल हो जाता है, इनलार्ज स्केल, क्योंकि इसकी RF 1 से अधिक हो जाएगी। भाई तुम देखो ना, यहाँ पे क्या है, 2/1 ना, 1 का 2 में भाग दो तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 हमेशा 1 से बड़ा होता है, जब RF हमारी अधिक हो जाएगी 1 से तो हमारा इनलार्ज स्केल हो जाता है। ये देखो 3:1 दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे RF कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 1 से बड़ा है, ये इनलार्ज स्केल हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन है, एक कलाई घड़ी के संघटक को चित्रित करने के लिए स्केल कौन सा होता है? एनलार्ज स्केल। M1 से M8 तक 8 प्रकार की मापनी का सेट आता है। पूछ लेगा M1 से M8 तक कितनी प्रकार की मापनी आती है? 8 प्रकार की। ठीक है। और इसमें सारे के सारे स्केल जो होते हैं ना वो मीट्रिक सिस्टम में होते हैं। अब देखो RF का अनुपात टाइटल ब्लॉक में लिखा जाता है, याद रखना। RF का रेशियो हमेशा टाइटल ब्लॉक में लिखा जाता है। स्थानांतरण माप को मापने के लिए उपयोगी उपकरण होता है स्केल। स्थानांतरण माप को मापने के लिए स्केल होता है। स्केल क्या होता है? देखो, स्केल जो है स्टेनलेस स्टील का, प्लास्टिक का, पारदर्शी प्लास्टिक का, एक्रिलिक शीट का, सेलुलोइड का, लकड़ी का, सब का बनाया जाता है। अब ये कह रहा है आगे 50:11 में क्या है जो ड्राइंग में विमा को दर्शाएगा। अब 50:1 लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है ड्राइंग की विमा कौन सी है इसमें से और वास्तविक विमा कौन सी है? तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? ये भाई RF हो गया ना हमारा, तो ड्राइंग में माप होगा ये और वास्तविक माप हो जाएगी RF। आंसर 50 आ जाएगा। 3:1 कैसा स्केल है? ऊपर वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब इनलार्ज स्केल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कह रहा है मापनी 1:1 से किन किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है? तो मीडियम माप की वस्तुओं की। ठीक है। जो हमारा फुल साइज स्केल होता है ना, उससे हम मीडियम साइज की वस्तु बना सकते हैं। स्थानांतरण माप को मापने के लिए स्केल यूज होता है। अब देखो RF दे रखा 50/1, मतलब ऊपरी संख्या बड़ी है, इसका मतलब इनलार्ज स्केल हो जाएगा। और यहाँ पर 50 क्या है? ड्राइंग की माप। एक क्या है? एक्चुअल साइज। टाइप्स ऑफ स्केल। क्वेश्चन में अगर आता है कि स्केल कितने प्रकार का होता है तो क्या लगाओगे? या तो 6 दे रखा होगा या 5 या 4, तीनों में से 4, 5, 6 तीनों सही हैं। ठीक है। कौन सा? देखो पहले प्लेन स्केल यूज टू रिप्रेजेंट टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स। प्लेन स्केल साधारण मापनी होती है, 2 इकाइयों को दर्शाती है, एक यूनिट, इसके सब यूनिट, यूनिट उसको सब डिवीजन। ठीक है। और याद रखना प्लेन स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm होता है। प्लेन स्केल कैसे पहचानेंगे कि प्लेन स्केल है? तो देखो उसमें सिर्फ 2 डायमेंशन दिखेंगे आपको, मीटर, डेसीमीटर, फिट, इंच, किलोमीटर, हेक्टोमीटर। याद रखना ये चीज़, मीटर से छोटी डायमेंशन तुरंत डेसीमीटर होती है, फिट के तुरंत बाद छोटी डायमेंशन इंच होती है, किलोमीटर के साथ छोटी डायमेंशन हेक्टोमीटर होती है। रट लेना इनको। अगर कहीं पैसे लिखा हुआ देखो, यहाँ लिखा हुआ है 3.5 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 1 अंक आ रहा है, तो मीटर दे रखा है, इसको 2 ही डायमेंशन की बात कर रहा है। तो हो 3 मीटर और 5.5 क्या है? मीटर के बाद क्या आता है? डेसीमीटर। 5 डेसीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? अगर मान लो ये लिखा हुआ है 3.6 फुट, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3 जो फुट है। ठीक। इसके पॉइंट के बाद जो आ रहा है ये हमारा हो जाएगा इंच। 3 फुट 6 इंच कहेंगे इसको। अब बस में फुट के बाद छोटी डायमेंशन इंच आती है। ये ऐसे करते हैं। मान लो ऐसे ही दे रखा होता 2.1 किलोमीटर, तो 2 तो किलोमीटर हो जाएगा और 1.1 क्या हो जाएगा? किलोमीटर बाद क्या आता है? हेक्टोमीटर। एक हेक्टोमीटर हो जाएगा। ऐसे करते हैं, 2 डायमेंशन ऐसे आते हैं। अब है हमारा दूसरा स्केल, डायगोनल स्केल। तो यूज टू रिप्रेजेंट 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स, यह 3 इकाइयों को दर्शाता है। प्लेन स्केल 2 इकाई को दर्शाता है और डायगोनल स्केल जो है 3 इकाइयों को दर्शाता है। एक तो मेन इकाई होगी, उसके बाद एक सब डिवीजन, फिर डिवीजन ऐसे करके। तो एक तो मेन यूनिट होगी, फिर उसके बाद इसकी सब यूनिट होगी, फिर इसके बाद सब डिवीजन होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो देखो इस तरह होगा, मीटर, मीटर के बाद डेसीमीटर, उससे छोटा होता है सेंटीमीटर। इस तरह से होता है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। नोट लेना। मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2.54 मीटर, इसका मतलब क्या पता है? 2 मीटर और 5.5 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ऐसे लेंगे उसको। पॉइंट के बाद अगर 2 अंक आ रहे हैं तो समझ लीजिए वो जो है वो डायगोनल स्केल की बात कर रहा है। ठीक है। और पॉइंट के बाद अगर 1 अंक आ रहा है तो वो मीटर स्केल की, प्लेन स्केल की बात कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है देखो, 2.5 मीटर दे रखा है ना, 2 मीटर हो गया, 5 डेसीमीटर हो गया और 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्रम याद कर लेना। मीटर के बाद आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर। ठीक। किलोमीटर के नीचे आता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद आता है डेकामीटर। अब देखो वर्नियर स्केल आ गया हमारा तीसरा। ये भी तीन देखो, इट इज यूज टू मेजर द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। द वर्नियर स्केल कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड स्केल, मेन स्केल एंड मूवेबल ग्रेजुएटेड सर्कल वर्नियर। कुल मिला के वर्नियर स्केल जो होता है ना, वो किसी भी
किसी भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट मतलब भिन्नात्मक पार्ट को भी ये जो है दिखा देता है। इसमें क्या होता है, एक तो इसमें मेन स्केल होता है, ठीक, एक इसमें होता है वर्नियर स्केल, 2 स्केल होते हैं, याद रखना इसमें। मतलब वर्नियर स्केल जो है स्मॉलेस्ट डिवीजन को भी, मेन स्केल के इस स्मॉलेस्ट डिवीजन को भी ये दर्शा देता है। देखो, मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन के फ्रैक्शनल पार्ट को भी दिखा देता है वर्नियर स्केल। इसमें मेन स्केल होता है और इसमें एक मूवेबल ग्रेजुएटेड सर्कल मतलब जो मूव करता है वर्नियर स्केल होता है, जैसे से भागता है। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। चौथा हमारा स्केल है कंपैरेटिव स्केल। देखो, हैविंग कॉमन RF बट ग्रेजुएटेड टू रीड डिफरेंट यूनिट। इसकी कॉमन RF होती है लेकिन ये अलग अलग रीडिंग को पढ़ लेता है, जैसे मील किलोमीटर, इंच सेंटीमीटर, बहुत अंतर है, ठीक है, इनको पढ़ लेता है। और नेक्स्ट हमारा है स्केल ऑफ कॉर्ड। देखो ऐसा होता है स्केल ऑफ कॉर्ड। स्केल ऑफ कॉर्ड ऐसे बनता है चांदी जैसा। टू मेजर द एंगल और टू सेट द रिक्वायर्ड एंगल। देखो ये एंगल को मेजर करता है, एंगल को सेट करता है। व्हेन द प्रोट्रैक्टर इज नॉट अवेलेबल, जब आपके पास चांदा ना हो, प्रोट्रैक्टर ना हो, उस कंडीशन में एंगल नापने का काम स्केल ऑफ कॉर्ड करता है। छठवां स्केल हमारा है आइसोमेट्रिक स्केल। देखो, एन आइसोमेट्रिक स्केल इज यूज टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक स्केल क्या करेगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेगा। ऑल डिस्टेंस इन दिस स्केल आर 2/3 एक्चुअल साइज। इस स्केल में सारी की सारी जो डिस्टेंस होती हैं वो 2/3 एक्चुअल साइज का 2/3 ली जाती हैं। अप्रॉक्सीमेट 80% ऑफ ट्रू साइज, मतलब ये कहना चाह रहा है आइसोमेट्रिक स्केल में हम जो भी बनाते हैं प्रोजेक्शन, वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता है, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस लेते हैं ना, वो इस स्केल में डिस्टेंस लेते हैं ना, वो उसकी एक्चुअल साइज का 2/3 लिया जाता है, मतलब 80% लिया जाता है। अब यहाँ देखो कुछ चीज़ें याद करने के लिए ध्यान देना, क्रम याद होना चाहिए आपको। देखो 1 किलोमीटर में 10, सब 10 होगा, 10 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। देखो किलोमीटर के नीचे क्या आता है, हेक्टोमीटर, ये रहा, याद करो। हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर। ये क्रम यहाँ तक याद कर लो भाई, काम आएगा। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, ये ऐसे होगा, ऐसे, ठीक, ऊपर ऊपर इस तरह होता है। और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, ठीक है, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं। यहाँ तक हो गया। अब ये देख लो, 1 मील में 8 फरलांग, 1 मील में 8 फरलांग, और 1 फरलांग में 220 गज। 1 मील में 8 फरलांग हो गए और 1 फरलांग में 220 गज। एक यार्ड में होता है 3 फुट, मतलब 1 गज में 3 फुट होते हैं, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं।